हम मैट्रिक के कुछ महत्वपूर्ण सवाल देखते हैं, जिसमें से फिजिक्स अपलोड कर दिए हैं। और आज हम देखते हैं बायोलॉजी, जीव विज्ञान। लगभग 250 क्वेश्चन होगा अप्रॉक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है, रक्त क्या है। रक्त क्या है? तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त कैसा ऊतक है? तो तरल संयोजी ऊतक है। अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय घेरा हुआ था पेरिकार्डियम झिल्ली से। किस झिल्ली से घिरा होता है? तो पेरिकार्डियम झिल्ली से घिरा होता है। मनुष्य में रक्त में ऑक्सीजन का वाहक कौन करता है? तो आरबीसी करता है। कौन करता है? आरबीसी करता है। आप इसे रोक के लिख भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग। साथ साथ बोलते रहेंगे, याद होता रहेगा। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया रोग होता है। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, डब्ल्यूबीसी के जीवन काल कितना दिन होता है? डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना दिन का होता है? तो डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है 1 सप्ताह, लगभग 1 सप्ताह। कहीं कहीं 3 से 4 दिन रहता है, लेकिन 3 से 4 ही दिन ले लेते हैं, 3 से 4 दिन। अगला है सवाल, रुधिर चाप नियंत्रित होता है। रुधिर चाप नियंत्रित होता है तो एड्रिनल ग्लैंड द्वारा। एड्रिनल द्वारा, किसके द्वारा? एड्रिनल ग्रंथि द्वारा। खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है? तो कॉकरोच में। किस में पाया जाएगा? कॉकरोच में पाया जाता है। मानव में कितने कोष्ठक होते हैं? तो मानव के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो 4 कोष्ठक होते हैं। कोष्ठक को वेस में भी बोला जाता है या चैम्बर भी बोला जाता है। अगला सवाल है, स्टोमेटा के बंद होने तथा खुलने की क्रिया नियंत्रित करता है द्वार कोशिकाएं। कौन कोशिकाएं? द्वार कोशिकाएं। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो रंध्र द्वारा या स्टोमेटा के द्वारा। स्टोमेटा अंग्रेजी में, हिंदी में क्या कहा जाता है? रंध्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे तेज धड़कन होता है। तो सबसे तेज धड़कन होता है चूहा में। किस में होता है? चूहा में, लगभग 500 बार, 1 मिनट में 500 बार। सबसे कम धड़कन होता है, धड़कन का रफ्तार होता है हाथी में। किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण। किसकी उपस्थिति के कारण? तो हीमोग्लोबिन के कारण। फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है सुक्रोज के रूप में। किस में होता है? सुक्रोज के रूप में होता है। हमारा शरीर का पीएच परास के बीच कार्य करता है। तो कितने पीएच परास होता है हमारे शरीर का? तो 7 से 7.8 के बीच होता है। 7 से 7.8 के बीच होता है। अगला क्वेश्चन है, रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव नहीं होने देता है? तो प्लेटलेट्स, यानी रक्त को थक्का जमाने में सहायता करता है प्लेटलेट्स। अगला क्वेश्चन है, पानी में घुलित खनिज का परिवहन होता है जाइलम के द्वारा। किसके द्वारा? जाइलम द्वारा। पौधा में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है फ्लोएम के द्वारा। किसके द्वारा? तो फ्लोएम, यानी खाद्य स्थानांतरण होता है फ्लोएम, और खनिज लवण किसके द्वारा? जाइलम के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, पौधा में खाद्य पदार्थ जमा रहते थे किसके रूप में? तो स्टार्च। किसके रूप में? स्टार्च या मंड के रूप में। फ्लोएम में खाद्य पदार्थों की दिशा ऊपर से नीचे दोनों तरफ होता है, ऊपर भी होता है और नीचे भी होता है। हृदय में वेश्म का शिथिलन कहलाता है डायस्टोल। क्या कहलाता है? डायस्टोल। वेश्म मतलब हो गया आपको हृदय का निचला हिस्सा। पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल परिवहन के लिए। किसके लिए? तो जल परिवहन के लिए उत्तरदायी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव आहार की लंबाई कितनी होती है? तो 8 से 10 मीटर होती है। कितनी होती है? तो 8 से 10 मीटर होती है। आहार नाल की सबसे बड़ा भाग क्या कहलाता है? छोटी आंत। यानी कि आहार नाल में सबसे बड़ा कौन होता है? छोटी आंत। मनुष्य के आमाशय में प्रतिदिन कितना लीटर रस, यानी कि लार का स्राव होता है? तो 3 लीटर। कितना लीटर? 3 लीटर स्राव होता है। अगला क्वेश्चन है, डेडुनम, जेजुनम और इलियम भाग है किसकी? छोटी आंत की। डेडुनम, जेजुनम और इलियम किसका भाग है? तो छोटी आंत की। पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? तो इलियम में। कहाँ होता है? इलियम में होता है। अगला क्वेश्चन है, छोटी आंत एवं बड़ी आंत की जोड़ पर स्थित छोटी नली को क्या कहा जाता है? तो सिक्कम। कहाँ का क्या कहा जाता है? तो सिक्कम। मनुष्य एवं शरीर की अवशेषी अंग अपेंडिक्स। मनुष्य के शरीर के अवशेषी अंग कौन होता है? तो अपेंडिक्स होता है। वैसी क्रियाएं जिससे जीवों का अनुरक्षण होता है क्या कहलाता है? जीव प्रक्रम।
जिससे जीवों का अनुरक्षण होता है क्या कहलाता है? तो हमारा जीव परक्रम कहलाता है। मनुष्य के आमाशय में कौन सा अम्ल होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा अम्ल होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl। अगला क्वेश्चन है, वैसा पौधा जो सड़ी गली चीज़ों पर आश्रित रहते हैं क्या कहलाते हैं? मृतजीवी। मृतजीवी पौधा कहलाएंगे वैसा पौधा जो सड़ी गली चीज़ों पर आश्रित रहते हैं क्या कहलाते हैं? मृतजीवी। जैसे मशरूम, मशरूम जिसे कुकुरमुत्ता आदि भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण अंगक कौन है? प्रकाश संश्लेषण अंगक हो जाएगा आपको क्लोरोफिल, और अंग बोलेगा तो अंग हो जाएगा हमारा पत्ती, अंग हो जाएगा हमारा पत्ती। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंट है? तो 0.03%। सवाल पूछेगा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितनी प्रतिशत है? तो 0.03%। और भूपर्पटी में कार्बन डाइऑक्साइड है 0.02%, यानी 0.02% है। अगला सवाल है, स्वपोषी पौधा में होता है प्रकाश संश्लेषण। स्वपोषी पौधा में क्या होता है? तो प्रकाश संश्लेषण होता है। ऑक्सीजन रक्त को ले जाता है धमनी। ऑक्सीजन जनित रक्त को कौन ले जाता है? तो धमनी। अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से संयोग कर क्या बनाता है? तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाता है? तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन। किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है? तो ग्लूकोज का। किसका होता है? ग्लूकोज का। कितना होता है? तो 36 ATP। कितना होता है? तो 36 ATP। अगला सवाल देखते हैं, दांत की सबसे ऊपरी परत का नाम क्या है? तो दांत की सबसे ऊपरी परत को कहा जाता है इनामेल। क्या कहा जाता है? इनामेल। ये हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग भी है, इनामेल। मानव आहार नाल का लंबा भाग छोटी आंत होता है। कौन होता है? छोटी आंत। केंद्रक यानी न्यूक्लियस शब्द दिया तो रॉबर्ट ब्राउन ने दिया, यानी कि कोशिका में केंद्रक शब्द जो दिया कोशिका का, वो कौन दिया? रॉबर्ट ब्राउन ने। अगला क्वेश्चन है, पौधा एवं जीव की कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका विज्ञान। क्या कहलाता है? पौधा एवं जीव की कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कोशिका विज्ञान या साइटोलॉजी, साइटोलॉजी भी बोला जाता है। अगला सवाल देखते हैं, चलो, पौधा एवं जीव विज्ञान की कोशिका का अध्ययन। पौधा एवं जीव की कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कोशिका विज्ञान, अंग्रेजी में साइटोलॉजी कहता है। पीतरस कहाँ से स्राव होता है? तो लीवर। किससे स्रावित होता है? तो लीवर। जामा कहाँ रहता है? तो पित्ताशय में। जामा कहाँ रहता है? तो पित्ताशय में। अगला सवाल है, ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य प्रोटीन का पाचन करना। ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य क्या है? प्रोटीन का पाचन करना। मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। और पाचन की क्रिया शुरुआत कहाँ से होती है? तो मुख गुहा से ही स्टार्ट होती है। अगला क्वेश्चन है, हरे पौधे होते हैं तो स्वपोषी होते हैं। हरे पौधे कैसे होते हैं? तो स्वपोषी। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक यानी 4 कारक आवश्यक होता है। एक पहला होना चाहिए क्लोरोफिल, दूसरा सूर्य प्रकाश, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड, और चौथा होना चाहिए खनिज, जल एवं लवण। अगला क्वेश्चन है, पौधा का रंग हरा होता है क्यों? किसके कारण? तो पर्णहरित, इसे अंग्रेजी में क्लोरोफिल बोला जाता है, क्लोरोफिल। हाइड्रा में क्या पाया जाता है? तो हाइड्रा में पाया जाता है स्पर्शक। हाइड्रा में क्या पाया जाता है? स्पर्शक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अमीबा में अधिकांशतः पोषण होता है। तो अमीबा में अधिकांशतः पोषण कैसा होता है? तो अमीबा में अधिकांशतः पोषण अंतःग्रहण के द्वारा होता है। किसके द्वारा? अंतःग्रहण। अमीबा में अपना भोजन पकड़ता है, यानी अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? तो कुटपाद द्वारा। किसके द्वारा? कुटपाद। और अमीबा एक जगह से दूसरे स्थान तक ले जाता है तो किसके द्वारा? कुटपाद के द्वारा ही जाता है। कौन से एंजाइम वसा का पाचन करते हैं? तो लाइपेज। कौन एंजाइम? लाइपेज। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेंघा रोग होता है। कौन सा रोग होता है? घेंघा रोग। कवक में पोषण की विधि मृतजीवी होता है। कौन सा होता है? मृतजीवी। दांतों को साफ करने वाले दंतमंजन कैसा होता है? क्षारीय। कौन सा उभयलिंगी जंतु है? तो केंचुआ है। कौन सा उभयलिंगी जंतु है? केंचुआ। मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन जलने से के पहले अल्कोहल में उबाला जाता है।
क्लोरोफिल को घुलाने के लिए। किसके लिए? क्लोरोफिल को घुलाने के लिए। वयस्क मनुष्य में दांत कितना होते हैं? 32। वयस्क मनुष्य में दांत की संख्या कितना होता है? 32 होता है। कुटपाद किस में पाया जाता है? तो अमीबा में पाया जाता है। ग्वाटर अथवा घेंघा रोग पनपता है आयोडीन की कमी से। भोजन का पाचन किस प्रकार का क्रिया है? तो उपचयन। किस प्रकार का क्रिया है? तो उपचयन। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है जल से। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन किससे निकलता है? तो जल के टूटने से ही ऑक्सीजन निकलता है। नेक्स्ट सवाल है, क्लोरोफिल में कौन सा तत्व है? तो मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में कौन सा तत्व होता है? तो मैग्नीशियम। जीवन की महत्वपूर्ण विशेषता वृद्धि करना होता है। जीवन की महत्वपूर्ण विशेषता वृद्धि करना। प्रकृति में ऑक्सीजन संतुलन बनता है किसके कारण? तो प्रकाश संश्लेषण के कारण। किसके कारण? प्रकाश संश्लेषण के कारण। अगला सवाल है, ग्रहणी भाग होता है छोटी आंत का। ग्रहण किसका भाग होता है? छोटी आंत का। नेक्स्ट सवाल, पौधा में प्रकाश संश्लेषण होता है दिन के समय में। पौधा में प्रकाश संश्लेषण कब होता है? तो दिन के समय। मृतजीवी का उदाहरण है गोबर का छत्ता, जिसे आदमी कुकुरमुत्ता भी बोला जाता है, या मशरूम। सजीव की जीवित इकाई कोशिका कहलाता है। सजीव की जीवित इकाई क्या है? कोशिका। यानी सजीव किससे मिलकर बना है? कोशिका से। परिशेषिका हिस्सा है आहार नाल का। एटीपी का पूरा नाम क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो रतौंधी। अमीबा में गति होता है कुटपाद के द्वारा। अमीबा गति कैसे करता है? तो कुटपाद के द्वारा ही गति करता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। पौधा में किस क्रिया द्वारा बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन कोशिकाओं को पहुंचता है? तो विसरण क्रिया द्वारा। किसके द्वारा? विसरण क्रिया द्वारा। श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थों का क्या होता है? तो विघटन होता है। क्या होता है? विघटन होता है। अगला सवाल है, अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है? तो कोशिका द्रव्य में होता है। अवायवीय श्वसन कोशिका किस भाग में होता है? तो कोशिका द्रव्य में होता है। ऑक्सीजन का उपलब्ध नहीं होने से पायरुवेट का परिवर्तन किस रूप में हो जाता है? तो लैक्टिक अम्ल में। किस में हो जाता है? तो लैक्टिक अम्ल में हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निश्वास द्वारा निकली वायु में सबसे अधिक मात्रा में तो हमारा नाइट्रोजन जाता है। जितनी मात्रा में जाता है उतनी मात्रा में निकल जाता है। नाइट्रोजन कितना? 78%। तो निश्वसन में हमें जो मुख्य उत्पाद निकलता है कौन होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। किसकी कोशिका मृत होती है? तो जाइलम की। किसकी कोशिका मृत होती है? तो जाइलम। और फ्लोएम जीवित होता है। रक्त का पीएच मान होता है 7.4। रक्त का पीएच मान 7.4। रक्त में प्लाज्मा का भाग होता है 55%। रक्त में प्लाज्मा का भाग होता है 55%। मानव शरीर में रक्त पंप का केंद्र है हृदय। यानी रक्त किसके द्वारा पंप करता है? तो हृदय के द्वारा। एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन किसके क्रिया द्वारा होता है? तो विसरण क्रिया द्वारा। श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है, जल है, साथ ही क्या है? ऊर्जा भी है। यानी कि तीनों है। पौधा में श्वसन होता है तना द्वारा और आकस्मिक स्थिति में पत्ती द्वारा भी। तना और पत्ती दोनों। तना और पत्ती दोनों। आकस्मिक स्थिति में तना द्वारा होता है, न तो मुख्य रूप से पत्ती भूमिका निभाती है। कौन बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो निमोनिया। कौन है? निमोनिया। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? तो वायवीय में। मछली का श्वसन अंग गिल्स। मछली का श्वसन अंग गिल्स या गलफड़, दोनों भी बोल सकते हैं, गिल्स या गलफड़। अगला क्वेश्चन है, तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वसन छिद्र पाए जाते हैं? तो 10। निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा का मुद्रा के रूप में जाना जाता है? तो एटीपी को। किसके मुद्रा के रूप में जाना जाता है? किसको? तो एटीपी को। नेक्स्ट सवाल है, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है? तो अवायवीय। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है? तो अवायवीय। पायरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल ऊर्जा बनता है। यह क्रिया कहाँ होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अगला सवाल है, पौधा में
श्वसन क्रिया के अंतर्गत एटीपी टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो 30.5 किलो जूल पर मोल, यानी 1 मोल में 30.5 किलो जूल मुक्त होता है। अगला सवाल है ग्लाइकोलाइसिस होता है कोशिका द्रव्य में, यानी ग्लूकोज कहाँ टूटता है? तो कोशिका द्रव्य में टूटता है। अगला सवाल है किस पौधा में रंध्र अनुपस्थित रहता है? तो हाइड्रिला में। किस में होता है? हाइड्रिला में। नेक्स्ट सवाल है किण्वन क्रिया पाई जाती है ईस्ट में, अर्थात किण्वन किस में होता है? तो ईस्ट में होता है। ट्रेकिया किस जीव का श्वसन अंग है? ये होता है कीट या कॉकरोच। कीट में होता है ज़्यादातर, तो कॉकरोच। चालनी नलिकाएं पाई जाती है फ्लोएम में। किस में चालनी नलिकाएं पाई जाती है? तो फ्लोएम में पाई जाती है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन। संवहन ऊतक होता है जाइलम और फ्लोएम दोनों, यानी पौधा में संवहन ऊतक का नाम बताना है तो जाइलम और फ्लोएम। रक्त क्या है? तो तरल स्निग्ध ऊतक है। मानव हृदय घिरा होता है तो पेरिकार्डियम से। किससे घिरा होता है? तो पेरिकार्डियम से घिरा होता है। ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है? तो आरबीसी। ऑक्सीजन का वाहक आरबीसी। किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता? तो मक्खी में। किस में नहीं होता है? तो मक्खी में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया रोग होता है। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो रंध्र के द्वारा होता है। हृदय में रक्त के संपूर्ण शरीर में पंप होता है निलय के द्वारा। किसके द्वारा? निलय। आलिंद क्या करता है? स्टोर करने का काम। मतलब कि आलिंद में रक्त आता है और पंप करने का काम करता है निलय। रक्त दाब को मापा जाता है स्फैग्मोमैनोमीटर से। किससे मापा जाता है? स्फैग्मोमैनोमीटर से मापा जाता है। रक्त को थक्का बनता है, यानी रक्त को थक्का बनाता है कौन? तो प्लेटलेट्स। हिंदी में इसे रक्त बिम्बाणु बोला जाता है। पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है तो भोजन का श्वसन हेतु। पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है तो भोजन का भोजन का संवहन हेतु। एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन विसरण क्रिया द्वारा होता है। किसके द्वारा? विसरण क्रिया द्वारा। पौधा में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? तो पत्ता में होता है। अर्थात पौधा में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? तो पत्ती में होता है, यानी पत्ता में होता है। मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब 120 मिलीमीटर पर पारा। प्रोटोजोआ में पदार्थ का निष्कासन किसके द्वारा होता है? तो विसरण द्वारा। अगला सवाल है प्रत्येक वृक्क में लगभग कितना नेफ्रॉन होता है? तो 10 लाख। प्रत्येक वृक्क में लगभग कितना नेफ्रॉन होता है? तो 10 लाख। और वृक्क की इकाई किसे कहते हैं? तो नेफ्रॉन को कहते हैं। मूत्र में जल तथा यूरिया का प्रतिशत। मूत्र में जल पाया जाता है 96% और यूरिया की मात्रा होता है 2% और बाकी सब अन्य तत्व होते हैं। मूत्र का रंग पीला किसके कारण होता है? तो मूत्र का रंग पीला होता है यूरोक्रोम के कारण। किसके कारण? यूरोक्रोम के कारण। कृत्रिम वृक्क किसे कहते हैं? तो डायलिसिस मशीन को ही क्या कहा जाता है? कृत्रिम वृक्क कहा जाता है। कुछ पौधे में उत्सर्जित पदार्थ गाढ़े दूधिया तरल रूप में संचित रहता है जिसे कहते हैं तो लेटेक्स। जिसे क्या कहते हैं? तो लेटेक्स कहते हैं। अगला सवाल है उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थ का निष्कासन क्या कहलाता है? तो उत्सर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है? तो उत्सर्जन कहलाता है। एमिनो अम्ल के विखंडन से क्या बनता है? तो अमोनिया बनता है। एमिनो अम्ल के विखंडन से क्या बनता है? तो अमोनिया बनता है। रेजिन किस पौधे का उत्सर्जित पदार्थ है? तो चीड़, यानी चीड़ का उत्सर्जित पदार्थ रेजिन। मनुष्य के प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन है? वृक्क या किडनी जिसे बोला जाता है मुख्य उत्सर्जी अंग हो जाएगा। जीवधारियों द्वारा किस नाइट्रोजन उत्सर्जित पदार्थ का उत्सर्जन होता है? तो अमोनिया का। इसके साथ यूरिक अम्ल और यूरिया तीनों होता है। पौधा में उत्सर्जित पदार्थ गोंद रेजिन और टेनिन, ये सब का है उत्सर्जित पदार्थ। वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन कहलाता है। वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन कहलाता है। अगला सवाल है मानव में डायलिसिस थैली है नेफ्रॉन। मानव वृक्क का आकार कैसा होता है? सेम के बीज के समान होता है। हेट्रोक्राइन ग्रंथि कहाँ होता है? तो वृषण में। शरीर का संतुलन बनाता है तो सेरिबेलम। शरीर को संतुलन कौन बनाता है? तो सेरिबेलम। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम।
मानव शरीर का सबसे लंबी कोशिका कौन होता है? तो न्यूरॉन होता है। और न्यूरॉन में कोशिका विभाजन भी नहीं होता है। और सबसे अधिक कोशिका विभाजन होता है हमारा लीवर में। मानव मस्तिष्क का वजन 1350 ग्राम से 1400 ग्राम के लगभग में होता है। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई न्यूरॉन। संवेदी ग्राही अंग नहीं होता है तो दिमाग। कौन नहीं होता है? तो दिमाग। मेरु रज्जु कहाँ से निकलता है? तो मेडुला से। कहाँ से निकलता है? मेडुला ऑब्लंगाटा से निकलता है। अगला सवाल है, दो न्यूरॉनों के संपर्क बिंदु को क्या कहते हैं? सिनेप्स। दो न्यूरॉनों के संपर्क बिंदु को क्या कहते हैं? तो सिनेप्स। पोन्स मेडुला या अनुमस्तिष्क किसका हिस्सा है? तो पश्च मस्तिष्क का। पोन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क किसका हिस्सा है? तो पश्च मस्तिष्क का। शरीर की स्थिति की संतुलन बनाता है अनुमस्तिष्क। कौन बनाता है? तो अनुमस्तिष्क। और अनुमस्तिष्क का ही भाग होता है सेरिबेलम। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए, हृदय संपादन के लिए और शारीरिक संतुलन के लिए। पौधा में अग्रभाग में पाया जाता है ऑक्सिन हार्मोन। पौधा के अग्रभाग में पाया जाता है ऑक्सिन हार्मोन। पौधा में वृद्धि हार्मोन जिब्रेलिन है। पौधा में वृद्धि हार्मोन जिब्रेलिन। पत्तियों को मुरझाने वाला हार्मोन। पत्तियों को मुरझाने वाला हार्मोन कौन है? एब्सिसिक एसिड। फल पकाने वाला हार्मोन कौन है? तो एथिलीन। फल किसके द्वारा पकता है? तो एथिलीन के द्वारा ही पकता है। अगला सवाल है, हमारा मस्तिष्क किससे घिरा हुआ है? तो क्रेनियम नामक हड्डी से। और क्रेनियम नाम के हड्डी के अंदर जाएंगे तो मेनिनजेज नामक झिल्ली मिलेगा। और यहीं जब संक्रमित हो जाती है तो मेनिंजाइटिस बीमारी हो जाती है। अगला सवाल है, मानव मस्तिष्क का आकार आयतन लगभग कितना होता है? 1.6 लीटर तक आयतन होता है। भार लगभग 1.5 kg होता है। सेरिब्रम मानव मस्तिष्क का कितना हिस्सा होता है? तो 23%। कितना हिस्सा होता है? तो 23%। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि तो पिट्यूटरी ग्रंथि है, जिसे मास्टर ग्रंथि भी बोला जाता है, क्योंकि सभी ग्रंथियों को नियंत्रित करता है। घेंघा रोग का कारण है आयोडीन की कमी। कौन बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है? तो सेरिब्रम। बुद्धि और चतुराई का केंद्र सेरिब्रम ही हमारा होता है। अगला क्वेश्चन, पादप हार्मोन नहीं है तो ऑक्सीटोसिन। ये महिलाओं में पाया जाता है, जिसे रक्त दूध स्राव होता है। दूध स्राव में मदद करता है महिलाओं में ऑक्सीटोसिन। पादप हार्मोन साइटोकाइनिन है। पादप हार्मोन साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन को पादप हार्मोन भी के नाम से भी जाना जाता है, यानी पादप हार्मोन कौन है? साइटोकाइनिन। जड़ का अधोगामी वृद्धि क्या कहलाता है? गुरुत्वानुकर्तन। जड़ का अधोगामी, जड़ की ओर पौधा की गति करना क्या कहलाता है? तो गुरुत्वानुकर्तन। पत्तियों को मुरझाने वाला हार्मोन एब्सिसिक, यानी पत्तियों को मुरझाने वाला कौन मुरझाता है? किसके कारण? तो एब्सिसिक के कारण। जिब्रेलिन क्या है? तो एक पादप हार्मोन है। जिब्रेलिन क्या है? तो पादप हार्मोन। लेटेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? तो पीपल में पाया जाएगा, बरगद में पाया जाता है। किस ग्रंथि से हार्मोन स्रावित होता है? तो अंतःस्रावी ग्रंथि से। किससे स्रावित होता है? तो अंतःस्रावी ग्रंथि से हार्मोन स्रावित होता है। एंड्रोजन क्या है? तो नरलिंग हार्मोन है। एस्ट्रोजन स्रावित होता है तो अंडाशय से। और टेस्टोस्टेरोन पुरुष के वृषण से स्रावित होता है। टेस्टोस्टेरोन पुरुष हार्मोन भी बोला जाता है, और एस्ट्रोजन हार्मोन को महिला हार्मोन भी बोला जाता है। अनुवांशिक गुणों का वाहक कौन है? तो गुणसूत्र होता है। नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोग से बनता युग्मनज, जिसे अंग्रेजी में जाइकोट भी बोला जाता है। यानी नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोग से बनता है युग्मनज। और युग्मनज आगे चल के शिशु बच्चा बन जाता है। नर युग्मक और मादा युग्मक के संलग्न निषेचन कहलाता है। नर युग्मक और मादा युग्मक के संलग्न क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। पुष्प का सबसे बाहरी भाग बाह्य दलपुंज कहलाता है। पुष्प का सबसे बाहरी भाग बाह्य दलपुंज कहलाता है। पुष्प का नर भाग पुमंग, मादा भाग जयांग कहलाता है। पुष्प का कौन सा भाग फल बनाता है? तो अंडाशय। पुष्प का कौन सा भाग फल बनाता है? तो अंडाशय वाला भाग। वर्तिका किसका भाग है? तो जयांग का। वर्तिका किसका भाग है? जयांग का। मानव जनन अंग सामान्यतः विकसित होता है 12 वर्ष में। अंग कब विकसित होता है? 12 वर्ष में विकसित हो जाता है। अंडाशय, गर्भाशय तथा फिलोपियन ट्यूब किसका भाग है? तो मादा जननांग का। और निषेचन की क्रिया इसी में होता है, फिलोपियन ट्यूब में। भ्रूण का विकास कहाँ होता है? तो गर्भाशय में।
किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर के समान कलिका निकलती है? तो मुकुलन में। किस में निकलता है? तो मुकुलन में निकलता है। अगला सवाल है, परागकोश में क्या पाए जाते हैं? तो परागकण पाए जाते हैं। परागकोश में क्या पाए जाते हैं? तो परागकण पाए जाते हैं। स्त्री केसर के आधारित भाग को क्या कहते हैं? अंडाशय कहते हैं। पुंकेसर के अग्रभाग होता है परागकोश। पुंकेसर का अग्रभाग को क्या कहते हैं? तो परागकोश। निषेचन की क्रिया होती है पुष्पी पादप एवं जंतु में। निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवार बनाती है फल, यानी कि फल का आवरण जो बनाती है। अगला सवाल है, बीजांड की दीवार मोटी होकर बनाती है बीज आवरण। क्या बनाती है? बीजांड की दीवार मोटी होकर क्या बनाती है? बीज आवरण। जबकि निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवार बनाती है फल। क्या बनाती है? फल। अगला सवाल है, स्त्रियों के मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है? तो 14वें दिन। किशोरा अवस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, जो पुरुष हार्मोन है। अगला सवाल है, रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित होता है इंसुलिन के द्वारा। यानी रक्त में शर्करा यानी चीनी का स्तर का नियंत्रण होता है इंसुलिन हार्मोन द्वारा। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को वृद्धि हार्मोन कहा जाता है। पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन को वृद्धि हार्मोन कहा जाता है। किसे रासायनिक दूध कहा जाता है? तो हार्मोन को कहा जाता है। किसे रासायनिक दूध कहा जाता है? तो हार्मोन को रासायनिक दूध कहा जाता है। अगला सवाल है, थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? थायरोक्सिन। थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? तो थायरोक्सिन। अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, यकृत। इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग कौन है? मधुमेह, जिन्हें डायबिटीज भी बोला जाता है, डायबिटीज। अगला सवाल है, किसे बर्थ हार्मोन कहा जाता है? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन को। कॉपर ल्यूटियम से स्रावित होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। परागकण किसके अंदर आता है? तो परागकोश के द्वारा। परागकण किसके अंदर आता है? तो परागकोश। किसमें विखंडन नहीं होता है? तो ईस्ट में। किसमें विखंडन नहीं होता है? तो ईस्ट में। अगला सवाल है, एकलिंगी पादप का उदाहरण है पपीता। एकलिंगी पादप का उदाहरण है पपीता। फूल में नर जनन अंग पुंकेसर। फूल में नर जनन अंग कौन है? पुंकेसर। विखंडन होता है अमीबा में भी होता है, पैरामीशियम में भी होता है और लिस्टमेनिया में भी होता है। अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? तो द्विखंडन या विखंडन द्वारा। किसके द्वारा होता है? तो द्विखंडन या विखंडन द्वारा। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? तो अंडाशय। पौधा में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तो पुष्प में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाएंगे? पुष्प में। कौन पुनरुद्भवन का एक उदाहरण है? तो हाइड्रा। पुनरुद्भवन का उदाहरण है हाइड्रा। अगला सवाल है कि पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? तो पुंकेसर। ईस्ट में प्रजनन की विधि मुकुलन। बीज विकसित होता है तो बीजांड से। किससे विकसित होता है? तो बीजांड से। पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है फल। पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है? तो फल कहलाता है। नर युग्म में गुणसूत्रों की संख्या होता है 23 जोड़ा। नर युग्म में गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ा होता है। अंडाणु निषेचित होता है फिलोपियन ट्यूब में। अंडाणु कहाँ निषेचित होगा? तो फिलोपियन ट्यूब में होता है। मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है तो शुक्रवाहिका। यानी मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है तो शुक्रवाहिका। उभयलिंगी जीव कौन है? केंचुआ। उभयलिंगी जीव केंचुआ। और उभयलिंगी पौधा तो पपीता। उभयलिंगी पौधा हो जाएगा पपीता। शुक्राणु का निर्माण होता है वृषण में। शुक्राणु का कहाँ निर्माण होता है? तो वृषण में निर्माण होता है। अगला सवाल है, नर युग्मक कौन है? तो शुक्राणु। नर युग्मक किसे कहते हैं? तो शुक्राणु को। और मादा युग्मक कौन है? तो अंडाणु। नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु। किस जीव की जीनी संरचना कहलाती है? जीनोटाइप। किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाती है? तो जीनोटाइप। अनुवांशिकी का पिता ग्रेगर जॉन मेंडल। अनुवांशिकी का पिता किसे कहते हैं? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं। शुद्ध बौने पौधे दर्शाए जाते हैं। छोटी दो गो छोटी टी रहेगा तो इसे शुद्ध बौना पौधा दर्शाता है। शुद्ध बड़ा पौधा को तो कैपिटल टी। शुद्ध बड़ा पौधा को कैपिटल टी दर्शाता है, कैपिटल टी। अगला सवाल है, एक संकर
एक संकरण लक्षण प्रारूप का अनुपात होता है 3:1। एक संकरण जीन प्रारूप का अनुपात है 1:2:1। मेंडल का प्रथम नियम कहलाता है पृथक्करण का नियम। मेंडल का प्रथम नियम क्या कहलाता है? पृथक्करण का नियम। मानव शरीर में कितने जोड़े क्रोमोसोम होते हैं? तो 23 जोड़ा। कितने क्रोमोसोम होता है? तो 23 जोड़ा होता है, जिनमें से 22 जोड़ा को ऑटोसोम कहा जाता है और एक जो होता है एक जोड़ा ओकरा को लिंग हार्मोन भी कहा जाता है, जिससे लिंग निर्धारण होता है। उपार्जित लक्षणों का सिद्धांत किसने दिया? तो लेमार्कवाद जिसे भी कहा जाता है। किसने दिया? तो लेमार्क ने दिया। प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास यानी डार्विनवाद किसने दिया? तो डार्विन ने दिया। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक किसने लिखा था? तो डार्विन। फिलोसफी ऑफ जूलॉजिक बुक किसने लिखा? तो लेमार्क ने लिखा था। कौन लिखा था? लेमार्क ने लिखा था। अगला क्वेश्चन कि बिल्ली तथा मनुष्य के अग्रपाद उदाहरण है समजात अंक का। किसके उदाहरण है? समजात अंक का उदाहरण है। अगला है तितली। अगला सवाल, तितली तथा पक्षी के पंख उदाहरण है असमजात अंक का। किसके उदाहरण है? असमजात अंक का। रेडियो कार्बन पद्धति संबंधित है जीवाश्म की आयु से, यानी कार्बन डेटिंग किससे संबंधित है? तो जीवाश्म की आयु से। मनुष्य के करीबी संबंधी है चिंपैंजी। मनुष्य के करीबी संबंधी कौन है? तो चिंपैंजी। मेंडल अपने प्रयोग के लिए लिया बगीचा का मटर, यानी साधारण मटर लिया था। अफ्रीकी मानव का निकट संबंधी है चिंपैंजी। कौन है? चिंपैंजी। अगला सवाल है, अपने प्रयोग के दौरान 21 पीढ़ी तक चूहा का पूंछ काटता रहा। कौन? वाइसमैन। कौन काटता रहा 21 पीढ़ियों तक चूहा के पूंछ? तो वाइसमैन। हरे पौधे होते हैं उत्पादक। हरे पौधे क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं। अगला सवाल है, ऐसे जीव जंतु जो भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं क्या कहलाते हैं? तो कहलाते हैं परजीवी। जो दूसरे पर डिपेंड रहते हैं तो क्या कहलाएंगे? परजीवी। मनुष्य और तिलचट्टा सर्वभक्षी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सर्वभक्षी। जिन शब्द दिया जोहानसन ने। जिन शब्द कौन दिया? जोहानसन ने जिन शब्द दिया। कौन अभिलक्षण अनुसांगत नहीं तो बाल की प्रकृति, यानी कि बाल की प्रकृति अनुसांगत लक्षण नहीं है। किस जीव की जीवनी संरचना क्या कहलाती है? यानी किस जीव की जीवनी संरचना क्या कहलाती है? जीनोटाइप। वंशानुगत नियमों का प्रतिपादन किसने किया? तो ग्रेगर जॉन मेंडल। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होता है तो XX, अब पुरुष में क्या होता है? X और Y होता है। द माइक्रोग्राफिया बुक किसने लिखा? तो रॉबर्ट हुक ने लिखा था। मनुष्य का अवशेषीय अंग कौन है? तो अपेंडिक्स। मनुष्य का अवशेषीय अंग कौन है? तो अपेंडिक्स। समजात अंक का उदाहरण है हमारा हाथ और कुत्ता का अग्रपाद। ये कौन सा अंक का उदाहरण है? समजात अंक का। कीट का पंख एवं चमगादड़ का पंख उदाहरण है समजात अंक का। विकास के दृष्टिकोण से समानता है चिंपैंजी से। विकास की दृष्टि से हमारी समानता है चिंपैंजी से। मानव का उद्भव स्थान है अफ्रीका और मानव पालना यानी सभ्यता का ना कहा जाता है एशिया महादेश को सभ्यता का पालना महादेश कहा जाता है। सामान्यतः प्राथमिक उपभोक्ता होता है शाकाहारी। सामान्यतः प्राथमिक उपभोक्ता कैसा होता है? तो शाकाहारी होता है। द्वितीय उपभोक्ता मांसाहारी। द्वितीय उपभोक्ता कौन होता है? तो मांसाहारी होता है। द्वितीय उपभोक्ता मांसाहारी। सर्प, बाघ, शेर इत्यादि तृतीय उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। जीवाणु और कवक हैं अपघटनकर्ता। कौन है? अपघटनकर्ता। अगला सवाल है, आहार श्रृंखलाओं के जाल को क्या कहा जाता है? तो आहार जाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आहार जाल कहा जाता है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशिक। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है? एक दिशिक होता है। जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट है वाहित मल, मूत्र और मृत शरीर। जैव अनम्नीकरणीय अपशिष्ट है तो DDT, सीसा और आर्सेनिक। O3 ओजोन परत की एक अणु में परमाणुओं की संख्या होती है 3। कितनी होती है? तो 3 होती है। अगला सवाल देख रहे हैं। अगला सवाल है, वायुमंडल में कहाँ से
कहाँ तक ओजोन परत है, तो 15 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक। अगला सवाल, ओजोन परत के लिए हानिकारक गैस है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, CFC। ओजोन परत हमारी रक्षा करता है किसे, तो हानिकारक पराबैंगनी किरणों से रक्षा करता है। हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी क्या करता है, रक्षा करता है। अगला सवाल है 254 नंबर, ओजोन परत हमारी रक्षा करता है तो हानिकारक पराबैंगनी किरणों से किस परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा का ग्रहण करने वाला होता है, तो उत्पादक। यानी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का ग्रहण कौन करता है, तो उत्पादक। मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीय उपभोक्ता है सर्प। यानी मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीय उपभोक्ता कौन है, सर्प यानी कि सांप। कौन है, सांप। वन पारिस्थितिक तंत्र में कौन है, तो हिरण। ये प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आता है। ओजोन परत पाई जाती है तो स्ट्रेटोस्फेयर में यानी कि समताप मंडल में। ओजोन परत किसमें पाया जाता है, तो समताप मंडल में पाया जाता है। वायुमंडल की जो मध्य वाला सतह होता है, जिनके अंतर्गत अंतिम ऊर्जा का स्रोत है सूर्य। जीव के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत कौन है, तो सूर्य। आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे जंगली जानवर को। उपभोक्ता की श्रेणी में कौन आएगा, तो जंगली जानवर। प्रकृति में पृथ्वी का ऊर्जा का स्रोत है सूर्य। प्रकृति में पृथ्वी का ऊर्जा का स्रोत कौन है, तो हमारा सूर्य। हमारा सूर्य। जीव के लिए अंतिम ऊर्जा का स्रोत कौन होगा, तो जीव के लिए अंतिम ऊर्जा का स्रोत हो जाएगा हमारा सूर्य। जीव के लिए अंतिम ऊर्जा का स्रोत सूर्य। आप उपभोक्ता की श्रेणी में किसे रखेंगे, तो जंगली जानवर के। प्रकृति में पृथ्वी की ऊर्जा का स्रोत कौन होगा, तो सूर्य। तालाब किस प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र है, तो कृत्रिम। तालाब किस प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र है, तो कृत्रिम। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून। गंगा सफाई योजना शुरू किया गया 1985, कहीं पर 86 भी लिखा रहता है। तो इतना देखने के लिए आपको धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।